Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today we will continue our discussion with chapter number 3, that is atomic structure. Okay, in our previous session we have discussed about the discovery of electron and proton. So today we will continue our discussion with the same subatomic particles, and we will discuss another subatomic particle, that is neutron. So after the discovery of electron and proton, there were several experiments which were conducted in order to confirm the presence of electron and proton in an atom. At that time, Henry Becquerel was a scientist who was also working on the same project. Basically, during his research on radioactive elements, he found that when he wrapped mineral pitch blende in a photographic sheet, pitch blende produces its own image while there is no light coming from any external source. Basically हेनरी बेक्यूरेल जो है वो आपके पास एक मिनरल पिच ब्लेंड जिसे कहा जाता था फॉर्मली उसके ऊपर वर्क कर रहे थे और उन्होंने उसको जो है वो फोटोग्राफिक शीट के अंदर रैप करा. फोटोग्राफिक शीट इज़ बेसिकली फोटो सेंसिटिव शीट, यानी कि उसके ऊपर अगर लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उस पर वहाँ मार्क्स आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं. तो बेसिकली उन्होंने उस मिनरल पिच ब्लेंड को फोटोग्राफिक शीट में रैप करा. उन्होंने ये देखा कि जो फोटोग्राफिक शीट थी उसके ऊपर जो है वो जो पिच ब्लेंड था उससे कुछ रेडिएशन इमिट हुई हैं और उन्होंने जो है उस फोटोग्राफिक शीट को उससे इफ़ेक्ट किया उन रेडिएशन से. उनकी उस रेडिएशन की वजह से वहाँ पे सर्टेन मार्क्स जो हैं या वो अपेयर हुए फोटोग्राफिक शीट पर. Henry Becquerel found that some radiations in the form of light were emitting from that element. बेसिकली उन्होंने या वो जो मिनरल आपने यूज़ किया था पिच ब्लेंड उससे जो है वो कुछ रेडिएशन निकली हैं. बेसिकली यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है रेडियोएक्टिव एलिमेंट. तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच इमिट रेडिएशंस कंटिन्यूसली, तो वो आपके पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं. वी विल डिस्कस रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, आगे हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे. The radiations cannot be stopped to radiate until he used the lead sheet. अच्छा, उन्होंने जो है वो डिफरेंट चीज़ों को वहाँ प्लेस करा कि किसी तरीके से वो ये चीज़ देख लेते कि ये रेडिएशन किस तरह स्टॉप होते हैं, बट रेडिएशंस जो है वो स्टॉप नहीं हुई until और unless he used a lead sheet. lead जो है वो एक मेटल है, एक एलिमेंट है, पीबी इसका सिंबल होता है. जब उन्होंने लेड शीट में उस पिच ब्लेंड को रैप करके फोटोग्राफिक शीट के अंदर अगेन रैप किया तो उस टाइम से फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो उससे अफेक्टेड नहीं हुई, यानी कि उसने रेडिएशंस को स्टॉप कर दिया. जस्ट लाइक इस तरह कि फॉर सपोज जो मिनरल था पिच ब्लेंड उसको उन्होंने रैप किया विद लेड शीट. लेड की शीट में उन्होंने उसको रैप करा, देन उन्होंने उसको फोटोग्राफिक शीट के अंदर रैप करा. तो बेसिकली इस लेड शीट में रखने की वजह से क्या हुआ कि जो रेडिएशंस ये पिच ब्लेंड मिनरल इमिट कर रहा था इसने उनको यहाँ स्टॉप कर दिया, इससे बाहर फर्दर नहीं आने दिया. ठीक है. अच्छा, अगर ये लेड शीट नहीं थी तो रेडिएशंस जो है वो इसमें से इमिट होकर बाहर तक आ रही थी और फोटोग्राफिक शीट के ऊपर मार्क्स जो है वो बना रही थी. अच्छा, व्हाट इज पिच ब्लेंड? पिच ब्लेंड इज यूरेनाइट, बेसिकली मिनरल है. इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पिच ब्लेंड केम फ्रॉम पिच विच मीन्स ब्लैक, मतलब ये ब्लैक कलर की वजह से इसको कहते हैं ब्लेंड विच मीन्स टू डिसीव, जो आपको डिसीव करे. तो यूरेनाइट फॉर्मरली पिच ब्लेंड, पहले इसको जो पिच ब्लेंड कहा जाता था एज अ रेडियो एक्टिव यूरेनियम रिच मिनरल. यूरेनियम जो है एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि इसमें से रेडिएशन जो है वो इमिट होती रहती हैं. ये उस एलिमेंट का एक मिनरल है, मतलब नेचुरली ये इन द फॉर्म ऑफ जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो मिनरल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूरेनाइट, जो यूरेनियम है वो यूरेनाइट की फॉर्म में अकर करता है. इस कंपोजिशन इज यूजुअली यूरेनियम ऑक्साइड. यूरेनियम ऑक्साइड इसकी कंपोजिशन बेसिकली. ये जो है वो आपके पास वो मिनरल है जिसको पिच ब्लेंड कहा जा रहा है. इट इज़ ब्लैक कलर्ड.
Pitch blende can be cooled or heat or can be converted into thin sheets but it doesn't affect the emitting radiations. Pitch blende में से जो radiations emit हो रही थी उसके ऊपर साइंटिस्ट जो है वो क्यूरियोसिटी थी वहाँ पर कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, किसी को नहीं मालूम था कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच कैन एमिट रेडिएशंस। तो वो ये परेशान थे कि ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। उन्होंने जो है वो पिच ब्लेंड को डिफरेंट तरीक़ों से प्रोसेस करा, उसको ट्रीट करा, थिन शीट्स में कन्वर्ट करा, हीट करके देखा, कूल करके देखा, लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद रेडिएशंस ने इमिट होना स्टॉप नहीं किया, कोई इफेक्ट नहीं आया रेडिएशंस के ऊपर। Later it was found that most of the radiations coming out from pitch blende were electron. बाद में ये पता चला कि जो रेडिएशंस आ रही थी उस पिच ब्लेंड में से, यानी कि उस मिनरल में से, वो इलेक्ट्रॉन थी, यानी कि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन थे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आफ्टर लेड आर नेचुरली रेडियो एक्टिव। जो पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखें तो इसमें लेड मेटल के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि वो मोस्टली इनमें से जो है वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो एग्जिबिट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? रेडियो एक्टिविटी का बेसिकली उनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, 82 से अबव होता है, तो वहाँ पर जो है वो उनका न्यूक्लियस, ऐसे तमाम एलिमेंट्स का इनका मास ज़्यादा होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, जो कि अपने आप को फिर स्टेबलाइज करने के लिए रेडिएशंस को एमिट करता है, और वो रेडिएशंस बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना बेसिकली एग्जिबिट करते हैं। Okay, experiment for the confirmation of electron and proton. Pierre Curie and Marie Curie, after a great labor, isolated a new element, radium, from the mineral. जो ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो रेडियम को जो है वो उस मिनरल में से जो है वो आइसोलेट करा, सबसे पहले डिस्कवर करा। This element was found to be extremely active in giving out radiations. ये जो रेडियम था जो कि पिच ब्लेंड में से निकाला गया था, वो अगेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्टिव था in terms of emitting radiations, बहुत ही वो भी radiations को emit कर रहा था। Radiation emitted by radium was subjected to a magnetic field perpendicular to the direction of emission. वो जो radiation उसमें से निकल रही थी या emit हो रही थी उस mineral में से या radium element में से, उसको जो है वो magnetic field provide की गई, magnetic field में से उसको pass करवाया गया। तो if the magnetic field was so strong then radiation split into three type of rays. जब magnetic field बहुत strong उसको provide की गई तो three type of radiations में split हो गया, break हो गया बेसिकली। तो ये सिंपल आपके पास लेड बॉक्स के अंदर जो है वो एक होल कर दिया जाता है, और उस लेड बॉक्स के अंदर जो है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रेडियम मौजूद था। लेड बॉक्स बेसिकली रेडिएशंस को स्टॉप कर देगा, सिर्फ जहाँ से होल रेडिएशंस वहाँ से पास हो सकती हैं। यहाँ पे आपको फील्ड नज़र आ रही है, जब इस फील्ड में से ये पास होंगी, जो स्ट्रेट लाइन में रेडिएशन आ रही थी, ये स्प्लिट हो जाएंगी इनटू थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन में। ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ऐसे ये एक चार्ट भी है जिसमें आपको जो है वो इनकी कुछ स्पेसिफिक जो रेडिएशन स्प्लिट हुई थी उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ मिल जाएंगी, यू कैन रीड इट। ओके, रेडियो एक्टिविटी। Radioactivity was discovered in 1896 by French scientist Henri Becquerel while working with phosphorescent materials. Phosphorescent materials are those materials which produce phosphorescence, मतलब बेसिकली वो लाइट को अपने अंदर से इमिट करती हैं। आपने देखा होगा सर्टेन बटन्स होते हैं हमारे घर में स्विच बोर्ड्स के अंदर, या क्लॉक होती है, या हैंड जो रिस्ट वॉच होती है, उनमें आपके पास अक्सर जो है वो इन डार्क दे ग्लो, वो ग्लो करते हैं, तो वो फिनोमेना बेसिकली फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। वो बेसिकली ड्यू टू सर्टेन रेडिएशंस वो इमिट हो रही होती है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं, तो वो डार्क में ग्लो होते हैं। Phosphorescence is a process in which energy absorbed by a substance is released relatively slowly in the form of light. यहाँ पर phosphorescence को एक्सप्लेन किया है कि आपके पास फॉस्फोरेसेंस ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास, फॉर सपोज हमारे पास स्विच बोर्ड्स हैं, उसमें जो है वो आपके पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ है या कोई ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, यानी कि वो फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना एग्जिबिट करता है। तो वो क्या करेगा, सारा टाइम रेडिएशंस को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर वो स्लोली जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं, जाहिर सी बात है वो इमिट भी होंगी, तो वो रेडिएशन की जो इमिशन है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है।
और वो आपको ग्लो होता हुआ नज़र आता है. These materials glow in the dark after exposure to light, and he suspected that the glow produced in cathode ray tube by X-ray might be associated with फॉस्फोरसन. अच्छा, उस टाइम पर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स भी कंटिन्यू थे, एक्सरेज भी जो है वो उनकी भी स्टडी की जा रही थी कि एक्सरेज क्या है बेसिकली. तो उन्होंने ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की कि माइट बी पॉसिबल कि ये जो फिनोमेना हो रहा है कैथोड रे ट्यूब में या एक्सरेज के हवाले से, तो ये फॉस्फोरेसेंस के नतीजे में हुआ. Okay, he wrapped the photographic plate in black paper and placed various phosphorescent salts on it. उन्होंने photographic plate के अंदर जो है वो एक black paper में wrap किया और उसके ऊपर phosphorescent salts को जो है वो spread कर दिया. All results were negative until he used uranium salts. तमाम salts जो है उन्होंने कोई phosphorescence show नहीं की until and unless he used uranium. uranium के salts को जब use करा तो वहाँ पे phosphorescence का phenomena observe हुआ. The uranium salts caused a blackening of the plate in spite of the plate being wrapped in black paper. uranium salt ने जो है वो जो photographic plate थी उसको जो है वो affect करा, although it was wrapped. These radiations were given the name Becquerel rays. ये radiations को Becquerel rays का नाम दिया गया because Henry Becquerel ने उनको discover किया. Okay, what radioactivity actually is? All the elements having atomic number greater than 82 emit invisible radiations all the time. जितने भी elements इनका atomic mass जो है वो 82 से ज़्यादा होता है वो radiations को emit करते हैं. उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो न्यूक्लियस में डीके होता है और वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो अपने आप को डीके करता है या डिकम्पोज करता है. The phenomena of emission of these powerful rays is called natural radioactivity. अच्छा, ये जो radiations emit होती हैं किसी भी element में से वो natural radioactivity कहलाता है. And the element that emits such rays is called radioactive element. जो भी elements ये radioactivity का phenomena exhibit करते हैं वो radioactive elements कहलाते हैं. Okay, another definition of radioactivity is the spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiations are emitted from the nucleus of an atom. This phenomenon of emission of rays is known as radioactivity, and the elements are known as radioactive elements. Okay, how many types of radioactive rays are there? There are basically three types of radioactive radiations: alpha radiations, beta radiations, and gamma radiations. What are alpha radiations? Alpha rays consist of alpha particles, which each alpha particle consists of helium nuclei. The charge on alpha particle is positive. They are double positively charged. Mass of each alpha particle is 4 times that of proton or hydrogen atom. Ionization power of alpha rays is very high. Penetration power of alpha rays is very small. Fluorescence they produce fluorescence in different substances. Alpha rays burn and source of human body. Artificial radioactivity. Alpha rays can produce artificial radioactivity in certain nuclei. मतलब वो तमाम elements which are not naturally radioactive, they can be made radioactive by the process of artificial radioactivity. तो उसमें alpha radiations को हम use करते हैं to make non-radioactive elements radioactive. Okay. They have strong ionizing power because they remove electrons from atoms of gas through which they pass. Ionization is basically the process in which ions are made or formed. आयंस आपके पास किन दो प्रोसेस के अंदर बन सकते हैं, या तो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं यानी कि कैटायन, या फिर उनमें से वो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो आपके पास एनायन बन जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है आयन फॉर्मेशन का, उसको आयनाइजेशन कहते हैं. तो आयनाइजेशन करवाने के लिए यानी कि अगर आपको किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना है तो यू कैन यूज़ अल्फा पार्टिकल्स. Their velocity is 3 to 10 to the power 7 meter per second. Okay, here you can see that alpha particles are slightly larger or bigger in size. They can pass through paper but not from aluminum and lead. Or you can simply say they can stop by these materials. Beta rays consist of fast moving electrons. They are negatively charged, which means
Their velocity is 9 into 10 raised to the power 7 meter per second. Properties of beta ray again. Effect on photographic plate. They affect the photographic plate obviously. Ionizing power is small. Kinetic energy is less than that of alpha rays. They produce fluorescence in different substances. Okay, alpha radiations can be stopped by human flesh, but beta radiations can pass through human body or human tissue. They are basically gamma rays की properties discuss कर लेते हैं. They are basically electromagnetic radiations. They are not material particles. Basically they are radiations. जैसे इलेक्ट्रॉन और अल्फा बीटा particles या अल्फा particles थे. They are not particle in nature. Basically they are radiations. They have no charge. They are neutral. Their velocity is 10 to the power 8 meter per second. Their penetration power is very high. They produce feeble fluorescence when incident on a screen coated with barium platinum cyanide. Fluorescence produce करते हैं but वो बहुत कोई इतनी strong नहीं. Okay, next is the discovery of the third subatomic particle, that is neutron. Neutron basically थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल है. और जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन वर नेगेटिवली चार्ज, हमने देखा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो न्यूट्रॉन है वो आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं. अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इस तरह से हुई कि बेसिकली जब मास एटम का फाइंड आउट किया जाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सम करते हैं तो वो मास जो है वो एक्चुअल मास के इक्वल नहीं आता. तो उसके ऊपर फिर फर्दर जो है वो रिसर्च हुई कि ये जो मास एक्स्ट्रा है ये किस वजह से है. तो फिर साइंटिस्ट ने एक क्लू दिया कि माइट बी पॉसिबल देयर इज़ अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल इन एटम, बट दैट पार्टिकल शुड बी न्यूट्रल इन ऑर्डर टू मेक द एटम एज अ होल अ न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि अपोजिटली चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, तो थर्ड इसके अलावा और कोई चार्ज एक्स्ट्रा उसमें एटम पर नहीं होता. तो न्यूट्रॉन यानी कि जो थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल है उसके ऊपर ये गैस था कि इट मस्ट बी न्यूट्रल. जेम्स चैडविक ने जो है वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स की जो है वो डिस्कवरी की थी बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम. बेरिलियम जो है वो आपके पास एक एलिमेंट है. अच्छा, in his experiment he bombarded beryllium with alpha particles. Alpha particles were produced by polonium. James Chadwick placed a beryllium sheet in front of alpha source, that is polonium. Paraffin wax is placed between the neutron detector and the beryllium sheet. This is the summary of the apparatus. कि आपके पास अल्फा पार्टिकल का इमिटर है, यानी कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ मौजूद है, यानी कि पोलोनियम. इसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे. यहाँ पे आपके पास बेरिलियम मेटल या बेरिलियम की जो है वो शीट या प्लेट है, उसमें से आपके पास जो है वो यहाँ से आपको न्यूट्रॉन्स इमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पैराफिन वैक्स यहाँ मौजूद है. उससे आके जब स्ट्राइक करें तो उसमें से प्रोटॉन्स को इमिट करें, विच वर डिटेक्टेड ऑन द डिटेक्टर. अगेन यहाँ भी उसी की एक इलस्ट्रेशन है. पोलोनियम सोर्स इनसाइड दिस पोलोनियम इमिटर, अल्फा पार्टिकल इमिटर. अगेन यहाँ पे बेरिलियम मौजूद है, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं तो इमिट कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स को, विच व्हेन स्ट्राइक्स टू द पोलोनियम it knock out the proton from paraffin, which can be counted with the help of a counter, which is Geiger counter here. Okay, Chadwick bombarded beryllium with alpha particles. In his experiment, he observed that some very penetrating radiations were coming out from beryllium. जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को bombard किया on polonium, बेरिलियम, तो उसमें से आपके पास जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है उसमें से वो एमिट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं. तो वो क्या रेडिएशन थी उसके ऊपर फर्दर स्टडी किया गया. These radiations consist of material particles. Mass of these particles were nearly equal to the mass of one hydrogen atom. Basically, जो काउंटर जिस चीज़ को काउंट कर रहा था, अगर हम अपनी प्रीवियस इलस्ट्रेशन हमने देखी, वहाँ बेसिकली इट वाज काउंटिंग द प्रोटॉन्स which were emitted from the paraffin wax.
तो बेसिकली जो प्रोटॉन होता है उसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है, बिकॉज जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसमें आपके पास जो है वो प्रोटॉन एक ही मौजूद है। तो एक प्रोटॉन अगर होगा तो उसका मास ऑलमोस्ट जो हाइड्रोजन का मास है उसके इक्वल होगा, बिकॉज हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। यहाँ पर जो है वो रिएक्शन दिखा रहा है कि बेसिकली बेरिलियम पर जब अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया तो अल्फ़ा पार्टिकल ने बेरिलियम में से न्यूट्रॉन को इमिट करवाया। जब न्यूट्रॉन इसमें से इमिट हो रहा है तो इस बेरिलियम पर जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है, बेसिकली दीज टू आर मर्जिंग विद ईच अदर। तो ये 4 और 2 जो है वो 6 हो जाएगा, और ये 9 और 4 बेसिकली आपके पास जो है वो 13 हो जाते हैं। बट ये जो यहाँ पर 12 है बिकॉज एक न्यूट्रॉन इमिट हुआ है जिसके लिए हमने यहाँ इसको 1 रखा है। तो ये बन गया आपके पास कार्बन। Okay, since these particles were not deflected by magnetic or electrical field, therefore they were named as neutrons. जो भी आपके पास ये particles है, क्योंकि इनके इन मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड ने इनके ऊपर कोई, जब इनको उसमें से पास करवाया गया तो तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उससे ये पता चला कि दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स और इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अच्छा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली डिस्कस किया था वन बाय वन, इसी तरह अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखना है। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल। इसका सिंबल अगर आप देखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद एन और N0, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं, बता रहा है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है। It has a mass slightly greater than that of a proton. जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से जो है वो थोड़ा इसका मास जो है वो ज़्यादा होता है, इट इज़ हैवियर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। बाद में जब इन सबसे पहले तो आपके पास डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, दैन ये इस चीज़ को जो है वो स्टडी किया गया कि हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, कि इनकी अरेंजमेंट क्या है बेसिकली एटम के अंदर। तो फिर पता ही चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस का पार्ट है, यानी कि दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, सेंटर में। Since protons and neutrons behave similarly within the nucleus and each has a mass of approximately 1 atomic mass unit, they are both referred to as nucleons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों जो है वो आपके पास न्यूक्लियस में रिजाइड करते हैं, इसलिए इनको जो है वो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिविटी के हवाले से कुछ जो है वो हमने स्टडी किया कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी हमने देखी, और उसके बाद उनकी कंफर्मेशन का कुछ हमने स्टडी किया कि वो किस तरीके से कंफर्म किया गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो आपके पास नेचुरली जो भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं वो आपके पास नेचुरल जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। और अगर कोई एलिमेंट नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि वो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, डीके नहीं होता, उसमें से रेडिएशन इमिट नहीं होती, और आप आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू इनमें से रेडिएशन को इमिट करवाएं, तो वो प्रोसेस आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इसके अलावा हमने जो है वो अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेज को स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। अल्फ़ा रेज आर हीलियम न्यूक्लियाई, डबल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि गैमा बीटा रेज जो है वो, या बीटा पार्टिकल आपके पास जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो न्यूट्रॉन गैमा रेडिएशन है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि काफ़ी पेनिट्रेटिंग होती हैं, स्मॉलर इन साइज होती हैं। इसके अलावा हमने चैडविक एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया जिसमें हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी को देखा। और तो इस तरीके से जो है वो आपके पास बेसिकली 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनकी डिस्कवरीज हुई। और अब हम स्टडी करेंगे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर। फर्दर जो है वो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट मॉडल जो है वो एटम के रिप्रेजेंट किए, अपने अपने पुट फॉरवर्ड किए, लेकिन कुछ फ्लॉज होते थे, कुछ ड्रॉबैक्स होते थे उनके मॉडल्स में, जिनके ऊपर क्वेश्चन रेज होते थे। एंड देन फाइनली आपके पास जो है वो
उनमें फिर करेक्शंस की जाती थी, कुछ नई सजेशंस ऐड की जाती थी उसमें, और फिर फाइनली आपके पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बिल्ड हुआ, यानी कि वो बना कि एटम जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह से उसमें सब एटम और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। तो इंशाल्लाह वो तमाम जो चीज़ें हैं वो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।